हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 के हनीकॉम का चैप्टर 4 एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम करेंगे। बिफोर यू रीड, दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स solace and support to his master in unexpected ways। यह कहानी एक ईमानदार और परिश्रमी बूढ़े जोड़े तथा उसके पालतू कुत्ते के बारे में है। पड़ोसी कष्टदायक है और कुत्ता एक दुखद मौत से मर जाता है। कुत्ते की आत्मा अपने स्वामी को आकस्मिक तरीके से सांत्वना और सहारा देती है। In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. The old dame made it a cushion of blue crepe, and at meal time, Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. धनी जमींदारों के अच्छे प्राचीन समय में एक बूढ़ा जोड़ा रहा करता था जिनका केवल पालतू जानवर एक छोटा सा कुत्ता था। कोई बच्चे न होने के कारण वे कुत्ते को इस प्रकार प्यार करते थे जैसे मानो वह उनकी एक संतान हो। बूढ़ी औरत ने एक नीली क्रेप का गद्दा बनाया था और खाने के समय मुको, जो कुत्ते का नाम था, इस गद्दे पर किसी बिल्ली की तरह आराम से बैठ जाया करता था। दयालु लोग अपने कुत्ते को सुपाच्य एवं पौष्टिक मछली से बना खाना अपनी स्वयं की चॉपस्टिक से खिलाया करते थे और उसे उसकी ज़रूरत के अनुसार उबले हुए चावल खाने को देते थे। इस प्रकार का बर्ताव करने के कारण वह गूंगा प्राणी अपने रक्षकों को एक मानव की आत्मा की भांति प्यार करने लगा था। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until O Tento Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footstep of the old man to pick up the worm. For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up his sword on purpose to give food to the birds. बूढ़ा आदमी एक चावल बोने वाले किसान होने के कारण रोजाना अपनी कुदाल या कस्सी के साथ अपने खेतों में जाया करता था और सुबह से लेकर शाम तक सख्त मेहनत किया करता था। प्रतिदिन कुत्ता काम पर उसके पीछे पीछे जाया करता था, लेकिन कभी भी बूढ़े व्यक्ति के पद चिन्हों पर चलने वाले सफ़ेद सारसों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। सारस बूढ़े व्यक्ति के पाँव के निशान से कीड़े उठाया करते थे। क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति शांत था और सभी प्रकार के जीवों के लिए दयालु था और प्राय पक्षियों को उनका भोजन देने के लिए जानबूझकर भूमि का एक बड़ा भाग उखाड़ दिया करता था। One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it, but the dog kept on whinnying and running to and fro for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish, the old man struck his hoe in the earth, when, lo, a pile of gold gleamed before him. एक दिन कुत्ता दौड़ा दौड़ा उसके पास आया, अपने पंजों को उसकी टांगों पर रखते हुए और अपने सिर से किसी पीछे के स्थान की ओर इशारा किया। बूढ़े व्यक्ति ने पहले तो यह सोचा कि उसका पालतू जानवर केवल खेल रहा है और उसने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुत्ते ने चीखना और कुछ मिनटों तक इधर उधर दौड़ना जारी रखा।
तब बड़े बूढ़े आदमी ने कुछ दूर तक कुत्ते का पीछा किया, जहां उस पालतू जानवर ने उत्साह के साथ जमीन को कुरेदना शुरू कर दिया, यह सोचते हुए कि यह संभवतः एक दबी हुई हड्डी अथवा मछली का टुकड़ा है। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कुदाल जमीन में गाड़ दी। तब आश्चर्य हुआ, एक सोने का ढेर उसके सामने चमकने लगा। Thus, in an hour, the old couple were made rich. The gold souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. इस प्रकार एक घंटे में ही बूढ़ा जोड़ा धनी बन गया। नेक आत्माओं ने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, अपने मित्रों को एक प्रीतिभोज दिया तथा अपने गरीब पड़ोसियों को दान दिया। जहाँ तो कुत्ते का सवाल था, उन्होंने इतना लाड प्यार किया कि दयालुता से लगभग उसका दम घुटने लगा। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find the treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel prayer, would neither eat nor move. अब उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी भी रहा करते थे। उनमें जरा भी दयालुता की भावना नहीं थी। वे हमेशा सभी कुत्तों को लाते मारते और झिड़का दिया करते थे जब कभी उनके घर के पास से वे गुजरते। अपने पड़ोसी के अच्छे भाग्य की बात सुनकर उन्होंने कुत्ते को फुसलाया और उसे अपने बगीचे में ले गए और उसके सामने मछलियों के टुकड़े तथा अन्य स्वादिष्ट चीज़ें इस आशा के साथ खाने के लिए रख दी कि वह उनके लिए खजाने की खोज करेगा। लेकिन कुत्ता, जो निर्दयी जोड़े से भयभीत था, उसने न तो कुछ खाया और न ही वह हिला। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. तब वे उसे घसीट कर घर के दरवाजे से बाहर ले गए। वे अपने साथ एक कस्सी और कुदाल लिए हुए थे। जो ही कुत्ता बाग में खड़े एक ताड़ के वृक्ष के पास पहुंचा, उसने अपने पंजों से जमीन को खुरचना शुरू कर दिया, जैसे मानो नीचे कोई विशाल खजाना दबा हुआ हो। Quick wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy. Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearby chopping off his head with the sharp hoe. They then plunged him into the hole and heaped the earth over his carcass. लालची बूढ़े मूर्ख ने खुशी से नाचते हुए अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से मुझे कस्सी और कुदाल दो। तब लालची बूढ़े आदमी ने कस्सी एवं कुदाल से खोदना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ नीचे एक मरे हुए बिल्ली के बच्चे के अलावा कुछ नहीं था, जिसकी दुर्गंध से उनके औजार छूटकर नीचे गिर गए और उन्होंने अपनी नाक बंद कर ली। कुत्ते पर क्रोधित होते हुए बूढ़े व्यक्ति ने उसे लातों से इतना पीटा कि वह मर गया, और बूढ़ी औरत ने एक तेज कुदाल से कुत्ते के सिर को धड़ से अलग कर दिया। तब उन्होंने उसके शव को एक गड्ढे में फेंक दिया और उसके शव पर मिट्टी का ढेर लगा दिया। The owner of the dog heard of the death of his pet and, mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. He set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet,
calling him many dear names as if he were alive. कुत्ते के मालिक को अपने पालतू की मौत का पता चला और अपने स्वयं के बच्चे की मौत के लिए शोक मनाते हुए वह रात के समय ताड़ के वृक्ष के नीचे गया। उसने कुछ बांस की लकड़ियां जमीन में गाड़ी, जैसा कि मकबरे को बनाने से पहले किया जाता था। उस जगह से उसने ताज़ा फूल रखे। तब उसने एक कप पानी और एक भोजन की तस्तरी कब्र पर रखी और अनेकों महंगी सुगंधित अगरबत्तियां जलाई। उसने अपने पालतू कुत्ते की मौत पर शोक मनाया, उसे अनेकों प्रिय नामों से पुकारा, जैसे मानो वह जिंदा हो। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce." उसी रात कुत्ते की आत्मा उसे सपने में दिखाई दी और उसने कहा, मेरी कब्र पर खड़े ताड़ के वृक्ष को काट डालो और चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए इसकी एक खरल और तुम्हारे सेम फली का सॉस बनाने के लिए एक पीसने का यंत्र बना लो। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long with great labor, partly by fire, partly by the chisel. He scraped out a hollow place as big as a small ball. He then made a long handled hammer of wood, such as is used for pounding rice. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly, the whole mass turned into a heap of gold coins. When the old man took the hand mill and, filling it with beans, began to grind, the gold dropped like rain. इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति ने पेड़ को काटा और उसके तने के मध्य से करीब 2 फुट हिस्सा काट कर अलग किया। बड़ी मेहनत से, कुछ आग द्वारा, कुछ छेनी के द्वारा उसने उसे खुरच कर एक खोखली जगह बनाई, जिसका आकार एक छोटे कटोरे जितना था। तब उसने एक लंबे हत्थे वाले लकड़ी का एक हथौड़ा बनाया, जो चावल को पीसने के लिए काम में आता है। जब नया साल नज़दीक आया, उसने कुछ चावलों की पेस्ट्री बनाने की इच्छा की। जब चावल पूरी तरह से उबल गया, बूढ़ी औरत ने उसे ओखली में डाला। बूढ़े व्यक्ति ने इसे पीसकर गीला आटा बनाने के लिए अपना हथौड़ा उठाया और तेजी से भारी वार करता रहा, जब तक कि पेस्ट्री पकाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो गया। अचानक ही सारा का सारा पदार्थ सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया। जब बूढ़ी औरत ने पीसने के लिए कटोरा उठाया और उसे सेम से भरकर पीसना शुरू किया, सोना वर्षा की भांति गिरने लगा। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. "Goody me," cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. इसी दौरान जब उबले हुए सेम को पीसा जा रहा था, तब ईर्ष्यालु पड़ोसी ने खिड़की से झांककर चुपके से देखा। "मेरे लिए बहुत अच्छा," बूढ़ी दुष्ट औरत चीखी जब उसने सॉस के प्रत्येक बूंद को पीले सोने में बदलते हुए देखा। इस प्रकार कुछ ही मिनटों में मील के नीचे रखा हुआ टब चमकते हुए सोने से भर गया। So the old couple were rich again. The next day, the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. They filled one with boiled rice and the other with beans. Then the old man began to pound and the woman to grind. But at the first blow and turn, the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. इस प्रकार बूढ़ा युगल दोबारा धनी हो गया। अगले दिन ईर्ष्यालु
दुष्ट पड़ोसी आए और उन्होंने उनसे कटोरा और जादुई पीसने का यंत्र उधार ले लिया। उन्होंने एक कटोरे को उबले हुए चावलों से भरा और दूसरा सेम से। तब बूढ़े आदमी ने उबले चावलों को कूटना शुरू किया और औरत ने सेम को पीसना शुरू किया, लेकिन पहली ही चोट से पेस्ट्री और सॉस एक दुर्गंधपूर्ण कीड़ों के ढोरे में बदल गए। इस पर और भी अधिक क्रोधित होकर उन्होंने पीसने के यंत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि इसे ईंधन के रूप में काम में लिया जा सके। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. उससे ज़्यादा समय बाद नहीं, नेक बूढ़े आदमी ने फिर से सपना देखा और कुत्ते की आत्मा ने उससे बताया कि किस प्रकार दुष्ट लोगों ने तार के पेड़ से बनी हुई मिल को जला डाला है। मिल की राख ले आओ, मुरझाए हुए पेड़ों पर उसे छिड़क दो और उनमें से फिर से फूल खिल उठेंगे। कुत्ते की आत्मा ने कहा। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time, they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. बूढ़ा व्यक्ति जागा और तुरंत अपने दुष्ट पड़ोसी के घर गया, जहां उसने देखा कि दुखी बूढ़े लोग उनके स्क्वायर के आकार के चूल्हे के किनारे बैठे हुए थे। वे धूम्रपान कर रहे थे और काट रहे थे। समय समय पर वे अपने हाथों और पांवों को जलती हुई मील के टुकड़ों की लपटों में गर्म कर रहे थे, जबकि उनके पीछे टूटे हुए टुकड़ों का एक ढेर पड़ा हुआ था। The good old man humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. नेक बूढ़े व्यक्ति ने नम्रता से राख मांगी। यद्यपि लालची जोड़े ने उनकी ओर अपनी नाक घुमाई और उसे बुरा भला कहा, जैसे मानो वह एक चोर हो, फिर भी उन्होंने उसे राख से उसकी टोकरी से भरने की आज्ञा दे दी। On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. The news of this filled the village, and everyone ran out to see the wonder. घर वापस लौटने पर बूढ़ा व्यक्ति अपने पत्नी को बगीचे में ले गया। सर्दी का मौसम होने के कारण उनका चहेता चेरी का वृक्ष नंगा था। उसमें कुछ राख उस पेड़ पर छिड़क दी और आश्चर्य, उसमें फूल निकल आए और सारे वातावरण में महक फैल गई। यह समाचार सारे गांव में फैल गया और प्रत्येक व्यक्ति इस विचित्र घटना को देखने के लिए दौड़ पड़ा। The covetous couple also heard the story, and gathering up the remaining ashes of the meal, kept them to make withered trees blossom. लालची जोड़े ने भी इस कहानी को सुना और उन्होंने मील की बाकी राख को इकट्ठा करके रख लिया ताकि मुरझाए हुए पेड़ों पर फूल खिलाए जा सके। The kind old man, hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near the village, set out to see him, taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. दयालु बूढ़े व्यक्ति को यह पता चला कि धनी जमींदार को गांव के पास एक चौड़ी सड़क से गुजरना है। वह उसे देखने के लिए अपनी राख की टोकरी लेकर रवाना हुआ। जब जुलूस नजदीक पहुंचा तो वह एक मुरझाए हुए चेरी के वृक्ष पर चढ़ गया जो कि सड़क के किनारे खड़ा था।
Now the days Now in the days of the daimyos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. 19वीं सदी में धनी जमींदारों के समय यह रिवाज था कि जब कभी उनका मालिक नज़दीक से गुजरता था तो सभी वफादार लोग अपने घरों की ऊंची खिड़कियों को बंद कर लेते थे। वे इन्हें स्थिर रखने के लिए इन पर कागज़ का एक टुकड़ा चिपका देते थे ताकि कोई भी जमींदार साहब के नीचे की ओर देखने की दृढ़ता न कर सके। सड़क पर चलते हुए सभी लोग अपने हाथों और घुटनों के बल लेट जाते और जुलूस के गुजर जाने तक साष्टांग दंडवत अवस्था में लेटे रहते। The train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees," and everyone kneeled down while the procession was passing. जुलूस समीप आता गया। एक लंबा योग्य व्यक्ति जुलूस के आगे आगे पैदल चलता और सड़क के पास खड़े लोगों को ऊंची आवाज़ में चीख कर कहता, अपने घुटनों के बल झुक जाएं, अपने घुटनों के बल झुक जाएं। प्रत्येक व्यक्ति घुटनों के बल झुके रहते जबकि जुलूस आगे बढ़ता रहता। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. अचानक ही पालकी के नेता की नज़र पेड़ पर चढ़े हुए बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे गुस्से में पुकारने ही वाला था, लेकिन यह देखकर कि वह एक बूढ़ा ही व्यक्ति है, उसने उसकी ओर नहीं देखने का बहाना किया और उससे आगे निकल गया। इसलिए जब जागीरदार की पालकी पेड़ के नज़दीक आई, उस समय बूढ़े व्यक्ति ने अपनी टोकरी में मुट्ठी भर राख रख ली और उसे पेड़ पर छिड़क दिया। एक ही क्षण में पेड़ फूलों से लद गया। The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans, and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. प्रसन्न जमींदार ने अपने जुलूस को रोकने का आदेश दिया और उस विचित्र घटना को देखने के लिए अपनी पालकी से बाहर आया। बूढ़े व्यक्ति को अपने पास बुलाते हुए उसने उसका धन्यवाद किया और उसे रेशम के कपड़े, स्पंज केक, पंखे तथा अन्य इनाम दिए जाने का हुक्म दिया। उसने उसे अपने किले में भी आने के लिए आमंत्रित किया। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. इस प्रकार बूढ़ा व्यक्ति खुशी से पूर्ण अपनी प्रिय बूढ़ी पत्नी से अपनी खुशी को बांटने के लिए घर लौटा। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until the daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. लेकिन जब लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना तो उसने कुछ जादुई राख रख ली और चौड़ी सड़क की ओर गए। वहाँ वह जागीरदार के जुलूस के आने का इंतजार करते रहे और घुटनों के बल झुकने के बजाय वह एक सूखे चेरी के वृक्ष पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. Such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession. The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him in his ass basket into the ditch by the road. Then, beating him soundly, he left him for dead. जब जागीरदार स्वयं उसके नीचे था, उसने मुट्ठी भर राख पेड़ पर डाल दी, लेकिन पेड़ में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। हवा के कारण राख जागीरदार और उसकी पत्नी के नाक और आंख में घुस गई।
इतनी छींक और इतनी घुटन हुई, इससे जुलस की सारी ठाट बाट और शान बिगड़ गई। वह व्यक्ति जिसका काम चीख कर सभी को घुटनों के बल झुक जाने के लिए कहना था, उसने बूढ़े मूर्ख को कॉलर से पकड़कर पेड़ से नीचे घसीटा और सड़क के पास एक खाई में धक्का दे दिया। तब उसकी बुरी तरह से पिटाई करने के बाद उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. इस प्रकार दुष्ट बूढ़ा आदमी कीचड़ में मर गया, लेकिन कुत्ते का दयालु मित्र शांति एवं संपन्नता से रहता रहा, और वह और उसकी पत्नी दोनों स्वस्थ एवं चुस्त बुढ़ापे तक जीवित रहे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।